नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से BS एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने ग्लूकोज तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक होगा बायोमोलिक्यूल्स से फ्रुक्टोज की संरचना के। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रुक्टोज होता क्या है। फ्रुक्टोज होता क्या है, तो फ्रुक्टोज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। पहली बात ये है। दूसरी बात इसके बारे में कही जाती है, ये कीटोहेक्सोज होता है। क्या होता है? कीटोहेक्सोज होता है। कीटोहेक्सोज होता है। कौन सा होता है? कीटोहेक्सोज होता है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये है, अर्थात इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कीटो समूह पाया जाता है। कीटो समूह पाया जाता है। कीटो समूह पाया जाता है। CO ग्रुप पाया जाता है। और फोर्थ बात, अगर इसके बारे में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट ये है, ये कौन सा गुणक होता है? वाम ध्रुवण गुणक होता है। वाम ध्रुवण गुणक होता है। कैसा गुणन होता है? अर्थात L लेबोरेटरी होता है, माइनस होता है। कैसा होता है? माइनस होता है, L होता है। और इसका माइनस में कितना होता है? 92 डिग्री होता है। कितना होता है? माइनस में 92 डिग्री होता है। ये इस फ्रुक्टोज के बारे में जनरल जो नॉलेज था, वो जानकारी थी। इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है? सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से, वाटर हाइड्रोलाइसिस से किया जा सकता है। C12H22O11 का क्या किया जा सकता है? हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपका बनता है एक तो C6H12O6 और एक बनता है C6H12O6 ही, लेकिन ये होता है आपका एल्डोहेक्सोज। कौन सा होता है? एल्डोहेक्सोज। और दूसरा आपका होता है कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज को हम क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोज को हम कहते हैं ग्लूकोज, और कीटोहेक्सोज को हम कहते हैं फ्रुक्टोज। क्या कहते हैं? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में यही डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे फ्रुक्टोज की संरचना। फ्रुक्टोज की संरचना कैसी होती है? फ्रुक्टोज की संरचना कैसी होती है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। इसकी संरचना समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं है कि आराम से आप इसकी संरचना समझ सकते हो अगर आपको ग्लूकोज की संरचना आती है तो। देखो, इसकी संरचना बनाने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? सबसे पहले संरचना बनाना सिखा देता हूं। सबसे पहले आप लिखिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन लेने हैं। 6 कार्बन लेने हैं। 2 नंबर कार्बन पे आपको CO ग्रुप लगाना है। क्या ग्रुप लगाना है? CO ग्रुप लगाना है। और यहां पे लगाना है CH2OH। नीचे वाले पे भी क्या लगाना है? CH2OH। आप सभी को पता है। तीसरे नंबर कार्बन पे इस साइड OH और H, ठीक है। और फिर OH इस साइड, फिर H इस साइड, OH इस साइड और H इस साइड। यह आपकी जो फ्रुक्टोज की कौन सी संरचना है? फ्रुक्टोज की कौन सी संरचना है? ये आपकी रेखीय संरचना है। फ्रुक्टोज की कौन सी संरचना है? रेखीय संरचना है। अब आएगी दूसरी संरचना, चक्रीय संरचना। क्या होती है आपको पता है? चक्रीय संरचना में 2 नंबर कार्बन और कौन सा कार्बन? 5 नंबर कार्बन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? चक्रीय संरचना बनाएंगे। वो देखते हैं अपन कैसे बनेगी। सबसे पहले आप बनाओ 1 2 3 4 और 5 कार्बन बना लो, ठीक है। कितने कार्बन बना लो? 5 कार्बन बना लो। और इस कार्बन और इस कार्बन जो आपका लास्ट कार्बन है, उसके बीच में क्या लगा दो? एक ऑक्सीजन लगा दो। क्या लगा दो? एक ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। ऑक्सीजन लगाने के बाद इसको थोड़ा ऊपर से ले लो ताकि आपको संरचना समझने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे तो आपको वही लगाना है CH2OH। यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे आपका OH इस साइड और ये H इस साइड। 5 कार्बन हो गए तो आपका पहली संरचना होगी CH2OH और एक होगी आपकी OH। अगर OH इस साइड है, तो आपको पता कौन सी संरचना होती है? अल्फा फ्रुक्टोज। कौन सी संरचना होगी? अल्फा फ्रुक्टोज संरचना होगी। अगर मैं OH को किस साइड ले आऊं? इस साइड ले आता हूं,
तो कौन सी संरचना होगी? ये कौन सी संरचना होगी? बीटा संरचना होगी। ये कौन सी संरचना होगी? बीटा संरचना हो गई। और अब इसकी एक संरचना और की बात की जाए तो देखो, इसकी जो एनालॉजी है वो समानता है किससे होती है? इसकी एनालॉजी किससे होती है? इसकी समानता देखी जाए तो वो होती है फ्यूरोन। किसके साथ होती है? फ्यूरोन के साथ होती है, इसलिए इसको फ्यूरेनोज संरचना भी कहते हैं। अब देखो कैसे अपन फ्यूरेनोज संरचना बनाते हैं। इसकी एनालॉजी किससे होती है? इसकी एनालॉजी मतलब समानता किससे होती है? फ्रुक्टोज की समानता किससे होती है? इसकी समानता होती है इस कंपाउंड से, ऐसे कंपाउंड से होती है इसकी चक्रीय संरचना की समानता, और इसको कहते हैं फ्यूरोन। क्या कहते हैं? फ्यूरोन। और इससे समानता रखने के लिए इसको, इस संरचना को कहते हैं फ्यूरेनोज। कौन सी संरचना कहते हैं? फ्यूरेनोज संरचना कहते हैं फ्रुक्टोज की। अब वो फ्यूरेनोज संरचना कैसे बनाते हैं वो देखने के लिए आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे। फ्यूरेनोज संरचना ऐसे ही बनानी है, बीच में ओ लगाना है, ठीक है। और ये आपका यहाँ से स्टार्ट करना है। अल्फा बनाते टाइम OH को नीचे, CH2OH को ऊपर। ये आपका हो गया 1 नंबर, ये आपका हो गया 2 नंबर। 3 नंबर पे कहाँ होता है? 3 नंबर पे कहाँ होता है? इसके विपरीत होता है, अर्थात OH ऊपर और H नीचे, और 4 नंबर पे OH नीचे और H ऊपर, और 5 नंबर पे आपके सिर्फ क्या है? H और CH2OH। ये संरचना आपकी हो गई किसकी? ये आपकी संरचना है ग्लूकोज की, जो आपकी चक्रीय संरचना है फ्यूरेनोज से समानता रखने के कारण होती है। 1 2 3 4 5, ये आपकी संरचना किसकी है? ग्लूकोज की संरचना है। इसमें आप समझ सकते हो OH अगर नीचे है यहाँ तो उसको क्या कहते हैं? अल्फा संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा संरचना कहते हैं। अगर OH ऊपर है तो उसे कौन सी संरचना कहते हैं? बीटा संरचना कहते हैं। इस 2 नंबर कार्बन पे अगर ऊपर है तो उसे कौन सी संरचना कहते हैं? बीटा संरचना कहते हैं, और इसको कहते हैं फ्यूरेनोज कहते हैं। अब आसानी से समझ गए होंगे। अब अपन आगे चलते हैं। अगर अपने अगले टॉपिक की बात करें हम, तो वो है आपका ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ये क्या होते हैं? क्रिस्टलीय, ठोस, जल में विलय। क्या होते हैं? जल में विलय। तीसरा मोनोसैकेराइड, सैकेराइड देते हैं हाइड्रोलाइसिस पर, अर्थात जल अपघटन पर। हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन पर समान भी दे सकते हैं और असमान भी दे सकते हैं। अगर उनकी संख्या हो 2 तो उसे कहते हैं डाइसैकेराइड, 3 हो तो उसे क्या कहते हैं? ट्राइसैकेराइड, 4 हो तो उसे क्या कहते हैं? टेट्रासैकेराइड, 5 हो तो पेंटासैकेराइड। ये इनके बेसिक तथ्य थे, वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब अपन देखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के बारे में अपन आसानी से देखते हैं। तीनों को अपन कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो देखेंगे, देखो आसानी से समझ जाओगे। पहला आपका आता है सुक्रोज। कौन सा आता है? सुक्रोज। दूसरा आता है आपका लैक्टोज, और तीसरा आपका आता है माल्टोज। 3 आपके जो पॉलीसैकेराइड है उनको याद रखने के लिए सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है, देखो इनके बारे में कुछ पॉइंट है वो याद करने हैं आपको। ये होता है अनअपचायक, नॉन रिड्यूसिंग। कैसी होती है? नॉन रिड्यूसिंग। कैसी शुगर होती है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। कैसी शुगर होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। जबकि ये शकरा कैसी होती है?
अपचायक शर्करा होती है। कैसी शर्करा होती है? अपचायक शर्करा होती है, अर्थात रिड्यूसिंग शुगर होती है। कैसी शुगर होती है? ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। इसकी भी बात की जाए तो ये भी कैसी होती है? अपचायक शर्करा होती है। अपचायक शर्करा होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। अगर रिड्यूसिंग की बात करें तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन दोबारा से देखते हैं तो आपको बता देता हूं। वह शर्करा जो फेलिंग और टोलन अभिकर्मक को अपचेत कर देती है उसे क्या कहते हैं हम? रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं करती उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अर्थात सुक्रोज में क्या उपस्थित नहीं है? फ्री कार्बोनिल कंपाउंड उपस्थित नहीं है। लैक्टोज और माल्टोज में फ्री कार्बोनिल कंपाउंड उपस्थित है, अर्थात कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है। इनकी स्ट्रक्चर से अपन देख लेंगे और देखते हैं इनके बारे में पॉइंट जो आपको जानने की जरूर इच्छा होगी। इसको क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर या इक्सु शर्करा। इक्सु शर्करा, इक्सु शर्करा। लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। और इसको कहते हैं आपका माल्ट शुगर। माल्ट शुगर। अगर तीसरा पॉइंट इनके बारे में देखें तो सुक्रोज कहाँ मिलता है? आपका गन्ने के रस और चकुंदर के रस में मिलता है। चकुंदर के रस में मिलता है। चकुंदर के रस में मिलता है। गन्ने के रस और चकुंदर के रस में मिलता है। गन्ने के रस और चकुंदर के रस में मिलने के कारण इसे कैन शुगर भी कहते हैं। कैन शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैन शुगर भी कहा जाता है। 3 पॉइंट इनके बारे में हो गए। गन्ने के रस, चकुंदर के रस। इसको चीनी कहते हैं। अगर देसी भाषा में बोला जाए तो इसको क्या कहते हैं? सुक्रोज को चीनी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी। तीसरी बात की जाए, इन तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। कौन सा होता है? C12H22O11। यही तीनों का फॉर्मूला होता है। एक जैसा ही इन तीनों का फॉर्मूला होता है, कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तीसरी, अगर लैक्टोज की बात की जाए तो ये कहाँ मिलती है? दुग्ध में, अर्थात दूध में मिलती है। और तीसरी अगर बात की जाए तो ये कहाँ मिलती है? स्टार्च में मिलती है, अर्थात अनाजों में मिलती है। किसमें मिलती है? अनाज में मिलती है। किसमें मिलती है? अनाज में मिलती है। अंकुरित दालों में मिलती है। ये किसमें मिलती है? अंकुरित चीज़ों में मिलती है लैक्टोज। अगर फोर्थ बात की जाए इन चारों के बारे में, फोर्थ बात की जाए तो वो आपका है, इसमें परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन अनुपस्थित, अर्थात म्यूटा रोटेशन अपसेंट होता है। यानी समय के साथ इसका ध्रुवण घूर्णन बदलता नहीं है। सुक्रोज का समय के साथ ध्रुवण घूर्णन नहीं बदलता। इनमें पाया जाता है ध्रुवण घूर्णन। क्या पाया जाता है? म्यूटा रोटेशन पाया जाता है। और इसमें भी पाया जाता है। इसमें भी पाया जाता है। अगर अपन और चीज देखें इनके बारे में, अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात अभी नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर की बात लास्ट में करेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं इनके बारे में और चीजें देखते हैं। परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन अनुपस्थित पाया जाता है और पाया जाता है म्यूटा रोटेशन, अर्थात पांचवी बात की जाए इनके बारे में तो इसके बारे में इसका जो होता है 180 होता है। जो इसका गलनांक होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका 160 से 165 होता है और इसका 203 डिग्री होता है। कितना होता है? 203, 180 और 160 से 65 होता है। इन तीनों की गलनांक की बात की जाए तो ये होता है। और लास्ट आपका जो छठवां होता है, इनके बारे में जो आप जानना चाहते हैं वो है इनकी जो संरचना में जो बंध पाया जाता है। इसकी संरचना में पाया जाता है अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध कौन सा बंध पाया जाता है? अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध। इसमें जो आपका यहाँ पे कौन सा था? लैक्टोज था, मिल्क शुगर वाला था। इसमें पाया जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध पाया जाता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? लिख लेना सभी चीजों को गौर से। और इसमें कौन सा बंध पाया जाता है?
अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध, सॉरी ग्लाइकोसिडिक बंध, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। और इनके बारे में अगर और आगे चर्चा करें अपन, तो एक चीज और देख सकते हैं, सुक्रोज की अगर हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो दो चीज बनती है। सुक्रोज की बात करें तो दो चीजें बनेंगी हाइड्रोलाइसिस से। कौन सी बनेंगी? या इसको कहते हैं इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम होता है। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनता है? या माल्टेज उपस्थित होता है तो बनता है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज और आपका बनता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज दो चीज़ें बनती हैं। अगर इसका आप करेंगे किसका? लैक्टोज का, तो आपको वापस दो चीज़ें बनेंगी। और लैक्टोज का किसकी उपस्थिति में होता है? लैक्टेज। कौन सा एंजाइम होता है? लैक्टेज की उपस्थिति में होता है। और दो चीज़ें बनती हैं आपका लैक्टोज से। कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और कौन सी चीज़ बनती है? गैलेक्टोज बनती है। अगर आप किसकी बात करोगे? माल्टोज की बात करोगे तो इससे क्या बनता है आपका? माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लूकोज बनता है। कौन सा बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज, इन सबको याद रखना जरूरी है आपके लिए और आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। सुक्रोज का जल अपघटन होता है अर्थात हाइड्रोलाइसिस होता है। वाटर इन्वर्टेज माल्टोज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। और गैलेक्टोज के मैंने बता दिया था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की संरचना में एक ही डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस ये होता है कि ग्लूकोज में जो 4 नंबर कार्बन है उसकी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। गैलेक्टोज में 4 नंबर कार्बन पे OH की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। गैलेक्टोज में आगे बता दूंगा। और माल्टोज से ग्लूकोज और क्या बनता है? गैलेक्टोज बनता है। अब अपन आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इन तीनों की संरचना के बारे में देखेंगे। इन तीनों की संरचना के बारे में देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, कैसा कैसा बंध पाया जाता है, वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे सुक्रोज के बारे में। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, सुक्रोज कैसी शर्करा होती है वो चीज भी आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुक्रोज कैसी शर्करा होती है? सुक्रोज कैसी शर्करा होती है? सुक्रोज शर्करा होती है अनअपचायक। कैसी शर्करा होती है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। इसका एक और अर्थ निकलता है, यह किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती? NOH2 के साथ अभिक्रिया नहीं करती, फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तीसरी बात, टोलन अभिकर्मक। और कौन सा अभिकर्मक आपका? टोलन अभिकर्मक व फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। टोलन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये टोलिंग विलयन और फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। AgNH3 2 और OH माइनस होता है, ये होता है आपका टोलन अभिकर्मक होता है। और आपका फैलिंग विलयन होता है CuOH 2 होता है, ये आपका फैलिंग विलयन होता है। दोनों के बारे में पहले बता चुका हूं। सुक्रोज जो अनपचायक शर्करा होती है वो किसके साथ रिएक्शन नहीं करती? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। और आपका जो फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। टोलन अभिकर्मक और इन सब के साथ इसके साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्जिम बनाती है इसके साथ। और टोलन अभिकर्मक की अपन बात करें तो इन दोनों का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, इन दोनों को अपचयित नहीं करती। अब सुक्रोज की हम संरचना की बात करते हैं। सुक्रोज की हम किसकी बात करेंगे? संरचना की। सुक्रोज से मैंने बताया वाटर हाइड्रोलाइसिस से दो चीजें बनती हैं, एक तो ग्लूकोज बनती है और एक फ्रुक्टोज बनती है। जो इसकी संरचना में काम आती है, कौन आती है? अल्फा ग्लूकोज काम आती है। अल्फा ग्लूकोज काम आती है। और बीटा कौन काम आती है? फ्रुक्टोज काम आती है। कौन कौन काम आते हैं? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज काम आते हैं। अब इस संरचना की बात करें तो अपन
देखते हैं इन दोनों की संरचनाओं की बात करते हैं, देखते हैं इसकी संरचना कैसे बनती है और कैसे बनेगी, वो देखने के लिए देखते रहिए। सबसे पहले अपन संरचना बनाते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज की संरचना इस टाइप से होती है, आप सभी को बनाई हुई है पहले, और आप सभी ने बनाई थी पहले भी, ठीक है। यहां पे आएगा आपको अल्फा है तो H ऊपर और OH नीचे, OH नीचे H ऊपर है, OH ऊपर क्योंकि 3 नंबर कार्बन पे OH ऊपर होगा तो 4 नंबर पे OH नीचे, और यहाँ H नीचे और CH2OH। ये आपका है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। अब दूसरी साइड आपको बनाना है, क्या बनाना है, ये तो पायरोनोज संरचना हो गई ग्लूकोज, और अब आपको दूसरी साइड बनाना होता है आपका फ्रुक्टोज। क्या बनाना होता है, फ्रुक्टोज। अब इसकी संरचना देखिए, इसकी संरचना में आपको पता था यहाँ पे क्या आता है CH2OH, और यहाँ पे क्या आएगा OH। ये इसकी अल्फा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको आप उल्टा भी करोगे तो यहाँ से H2 और OH निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसकी अल्फा है, लेकिन ठीक है, और ये इसकी संरचना की बात की जाए तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये आपका 1 नंबर कार्बन, यहाँ पे 2 नंबर, और 3 नंबर पे आपको पता है उल्टा हो जाता है, OH ऊपर चला, OH नीचे ही रहेगा इसमें, और H यहाँ आएगा, और इसमें OH ऊपर और H यहाँ, ठीक है। और यहाँ आपका कौन सा बचेगा, लास्ट आपका कार्बन होता है जिसमें CH2OH और H बचता है। ये आपका 1 2 3 4 5 और 6। इस संरचना में आप, ये अल्फा है और आपको बीटा में चेंज करनी हो तो क्या करोगे, आप OH को कहाँ लेके जाओगे, ऊपर, और CH2OH को कहाँ लेके जाओगे, नीचे। अल्फा बीटा होता है, बीटा फ्रुक्टोज यूज होता है। और यहाँ से देखो ये दोनों आपस में निकल कर क्या बना लेते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ से क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। हमेशा भी जहाँ रिएक्शन समझ में नहीं आती वहाँ पे आपको क्या करना होता है, आग लगा दो और पानी निकाल दो, आग लगा दो और पानी निकाल दो। यहाँ से पानी निकाल दिया तो आपकी संरचना बनती है। ये बंद होता है, उसको क्या कहते हैं, देखो ये 1 नंबर कार्बन था, ये 2 नंबर था, इसलिए इसको बंद को क्या नाम दिया, 1,2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध दिया, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध। 12th क्लास की बुकों में इस टाइप से नहीं दिया हुआ है, CH2OH को ऊपर दिखाया हुआ है, लेकिन वो गलत है। ये OH ऊपर होगा और यहाँ से क्या निकलता है, आपका H2O निकलता है, और ये आपका सुक्रोज इस टाइप से होगा। सुक्रोज की संरचना आप समझ गए। अब आपकी आएगी संरचना, आपको बंद याद रखना है, कौन सा बंद होता है। अब आपकी बात आती है माल्टोज की। दूसरा नंबर पे आता है आपका माल्टोज। माल्टोज की बात की जाए तो माल्टोज 2 चीज़ें बनती हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज, दोनों में कौन सा ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है। और 2 ग्लूकोज बना लो। पहला ग्लूकोज ये आपका, देखते रहिए आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये 1 नंबर पे आपको अल्फा है, OH नीचे होगा, H ऊपर होगा। दूसरा नंबर है OH नीचे होगा, OH H ऊपर होगा, OH ऊपर होगा, H नीचे होगा, OH नीचे होगा, H ऊपर होगा, H नीचे होगा, CH2OH। ये आपकी, और इनकी नंबरिंग की जाए आपकी तरफ से तो यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 3 4 5 और 6 नंबर। अब एक ऐसी संरचना और बनानी है, ठीक है, एक ऐसी संरचना और बनानी है। ये आपकी दूसरी संरचना हो गई। इसमें भी वही OH नीचे H ऊपर, OH नीचे H ऊपर, OH ऊपर H नीचे, और OH नीचे और H ऊपर और H नीचे CH2OH। यहाँ पे बात की जाए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये होगा 4 नंबर, और ये 5 और ये 6। यहाँ 4 नंबर से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। और इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा। और वो कैसा बनेगा, 1 और 4 नंबर के बीच में है, इसलिए कौन सा बंध होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध होता है,
ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। और माल्टोज एक अपचायक शर्करा होती है, ये H2OH C6H5NH NH2 के साथ और फैलिंग और टोलन अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करती है। अब अपन लास्ट बात करते हैं अपनी, किसकी बात करेंगे अपन, लैक्टोज की। किसकी बात करेंगे, अपना लास्ट है लैक्टोज। और लैक्टोज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अपन लास्ट, उसकी भी संरचना देखेंगे। तीसरा आता है आपका लैक्टोज। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज भी किससे बनता है, ग्लैक्टोज। और ग्लैक्टोज भी कैसा होता है, बीटा होता है। कैसा होता है, बीटा होता है। और ग्लैक्टोज कैसा होता है, बीटा होता है। कैसा होता है, बीटा होता है। और बीटा ही क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। बीटा ही क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और इनके बीच में जो बंध बनता है बीटा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। अगर इनकी संरचना की बात की जाए तो भी मैं आपको बता देता हूं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में एक ही फर्क होता है। ग्लूकोज के 4 नंबर कार्बन की स्थिति के विपरीत स्थिति होती है ग्लैक्टोज में। सबसे पहले अपन ग्लैक्टोज बना लेते हैं। ओ, क्या है ये, ओ। और यहाँ पे OH बीटा ग्लैक्टोज है, कौन सा, अल्फा बीटा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो OH और OH होगा यहाँ ऊपर और H होगा यहाँ नीचे। और यहाँ पे भी कैसा होगा, फिर OH होगा आपका नीचे और H होगा ऊपर। 1 2 3 पे होगा OH ऊपर और H यहाँ, OH नीचे और H यहाँ। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसका OH इसमें कहाँ चला जाएगा, ऊपर है 4 नंबर पे। और यहाँ पे आपका H और ये CH2OH। ये आपकी संरचना है किसकी, ग्लैक्टोज की संरचना है। ये ग्लैक्टोज की संरचना है। इसमें 4 नंबर कार्बन पे स्थिति क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। और अब ऐसी संरचना किसकी बनानी है, ये 1 नंबर कार्बन है। कौन सा नंबर कार्बन है, 1 नंबर कार्बन है। और ये कैसा है, बीटा है। और आपको दूसरी संरचना भी कैसी बनानी है, बीटा ही बनानी है। ठीक है, बीटा ही संरचना बनानी है। और बीटा संरचना में OH कहाँ होता है, ऊपर। और यहाँ पे OH कहाँ जाएगा, नीचे। और H यहाँ, OH ऊपर और H यहाँ। और इसमें OH नीचे और H यहाँ। और H और CH2OH। और यहाँ से H2O आपस में बाहर निकल जाएंगे। और कौन सा बंध बनेगा, बीटा बीटा 1,4। ये 1 नंबर कार्बन है। और ये कौन सा नंबर कार्बन है, 4 नंबर कार्बन है। ये आपकी संरचना बनेगी कौन सी, बीटा 1,1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, सुक्रोज में जो बंध होता है अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। और दूसरा जो आपका लैक्टोज होता है उसमें होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। और आपका जो माल्टोज होता है उसमें जो बंध होता है वो आपका होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। अब अपन चर्चा करते हैं आगे पॉलीसैकेराइड पे। किस पे चर्चा करते हैं, पॉलीसैकेराइड पे। और पॉलीसैकेराइड की अपन बात करें तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इसमें देखो जल अपघटन से क्या होता है, जल अपघटन से 11 से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। 11 से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। दूसरी बात की जाए तो जल में क्या होते हैं, अविलय। जल में अविलय होते हैं। जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। तीसरी बात की जाए, जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। जल में अविलय होते हैं और कैसा होते हैं, स्वादहीन होते हैं। कैसे होते हैं, स्वादहीन होते हैं। और इनको क्या कहते हैं, असकरा भी कहते हैं। असकरा भी कहते हैं। और चौथी इनकी बात की जाए तो
इनके बारे में बात की जाए तो चौथी बात होती है ये भी कैसे होते हैं, स्वादहीन होते हैं, जल में अविलय होते हैं और जल अपघटन से ये प्राप्त करते हैं। ये भी कैसे होते हैं, अपचायक होते हैं, अनपचायक होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, अर्थात नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इनमें भी कार्बोनिल और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं, फ्री नहीं होते। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे मैं बता चुका हूँ। और अपन अब दो देखेंगे, किसके बारे में, दो, एक तो आपका स्टार्च और एक आपका क्या देखेंगे अपन, स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज। अगर स्टार्च की बात करें सबसे पहले अपन, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5Na और इसका जो वाटर हाइड्रोलाइसिस जल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, जल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, अगर H+ अम्ल है तो ये क्या बनाएगा, C6H12O6 बनाता है। क्या बनाता है, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और वो भी कैसी बनाता है, अल्फा ग्लूकोज बनाता है। कैसी ग्लूकोज बनाता है, अल्फा ग्लूकोज। अगर इसकी रिएक्शन डायस्टेज के साथ करते हैं, डायस्टेज के साथ करते हैं, डायस्टेज एक एंजाइम होता है उसके साथ करते हैं तो बनता है आपका माल्टोज। क्या बनेगा, माल्टोज। और माल्टोज का फॉर्मूला सबको पता है, C12H22O11 होता है, C12H22O11 होता है। ये स्टार्च के बारे में बेसिक जानकारी है जो आपको ज़रूरी होनी चाहिए थी, ज़रूर है, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसकी जो संरचना होती है उसके बारे में चलते हैं। स्टार्च की संरचना के बारे में अपन आगे चलते हैं। स्टार्च होता क्या है, स्टार्च आपके भोजन में पाया जाता है। स्टार्च आपके भोजन में पादपों का संचित भोजन होता है। क्या होता है, पादपों का संचित भोजन होता है। क्या होता है, पादपों का संचित भोजन होता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में दो भाग होते हैं, वो सभी को पता होने चाहिए। एक तो एमाइलोज, एमाइलोज या उसको कहते हैं एमिलोज, एमिलोज या एमाइलोज। दूसरा होता है एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, 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 पैक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। दो भाग होते हैं, एक तो होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च की संरचना की बात की जाए तो दो भाग होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अगर दोनों संरचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही एमाइलोज क्या होता है और एमिलोज क्या होता है। इसमें जो आपका बंध पाया जाता है वो पाया जाता है अल्फा और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बंध। जो आपके माल्टोज में था वही बंध किस में होता है, एमाइलोज में होता है। दूसरी बात इसकी कहा जाए तो ये जल में क्या होती है, विलय होती है, जल में 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 जो आपकी एमाइलोज है। तीसरी अगर एमाइलोज की बात की जाए, एमाइलोज के बारे में तीसरी बात की जाए तो तीसरी ये होती है, ये 10 से 15% होती है, 10 से 15% होती है, अर्थात कम मात्रा में होती है। और एमाइलोज ये इसमें, और ये क्या होती है, अशाखित होती है, अशाखित होती है, नॉन ब्रांचेड होती है, अशाखित होती है, इनसोल्यूबल होती है वाटर में। और इसकी जो परसेंटेज मात्रा की बात की जाए, क्वांटिटी की बात की जाए तो 10 से 15% होती है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, ये आपका होता है एमाइलोज। क्या होता है, एमाइलोज। जो आपकी माल्टोज की संरचना थी उसी के समान इसकी संरचना होती है, माल्टोज के समान। कैसी संरचना होती है, माल्टोज के समान होती है। माल्टोज में भी अल्फा अल्फा था। अब एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये 85% तक होती है, 85% तक होती है। कहाँ तक होती है, 85% तक होती है स्टार्च की बात की जाए तो। और जो आपकी एमाइलोपेक्टिन होती है जल में क्या होती है, अविलय होती है। जल में क्या होती है, जल में अविलय होती है, जल में इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, जल में अविलय होती है, अविलय होती है, जल में अविलय होती है। और तीसरी बात की जाए इसकी तो इसमें जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, अल्फा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, 1,4 ग्लाइकोसिडिक
और एक होता है इसका अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। दो बंद होते हैं, 1,6 ग्लाइकोसिडिक और 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंद होते हैं, दो बंद होते हैं। अर्थात ये कैसी होती है? साखित होती है। कैसी होती है? साखित होती है, साखित होती है, साखित होती है, साखित होती है। ये इसके बारे में अपन को तथ्य मिल गए। एमाइलोज क्या होता है? जल में क्या होता है? विलय होती है, असाखित होती है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंद होता है, 10 से 15% होती है, माल्टोज के समान होती है। और एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन इस टाइप से। अगर इनकी संरचना की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होती है इसकी संरचना, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आराम से देखिए। स्टार्च की संरचना की बात की जाए तो किस प्रकार से स्टार्च की संरचना होती है। सबसे पहले ऐसी संरचना बना सकते हो आप। ये आपका दूसरा ग्लूकोज का कंपाउंड हो गया। इन दोनों के बीच में बंद होता है जो ग्लाइकोसिडिक बंद होता है, वो आप लोग जानते ही हो। तीसरा एक और बना देते हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया आपका। और यहाँ भी कौन सा बंद हो गया? यहाँ ओ, यहाँ से भी आपका ओ, और ये यहाँ से जुड़ के ये भी क्या बना लिया? ओ। ये आपके 1,4 ग्लाइकोसिडिक हो गए। और आपको अब यहाँ से आपका कौन सा जुड़ जाएगा? ये तो 1, ये 1 और ये 4, ये 1 कंडीशन, ये 4 कंडीशन, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे नीचे वाले 6 से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? 6 से जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है वो देखिए आप। ये आपकी संरचना होती है। यहाँ पे आपका CH2 होता है, उससे ये जुड़ जाता है और ये क्या बना लेता है? 1 से 6 ग्लाइकोसिडिक बंद बना लेता है। और ये वापस ये O से जुड़े होते हैं, ऐसे इस टाइप से जुड़े होते हैं। ये संरचना बनाए हुए होते हैं अपनी, इस टाइप से जुड़े होते हैं, ये अपनी संरचना बनाए हुए होते हैं। और ये आपका O, ये आपका O इस टाइप से। ये तो आपकी है एमाइलोपेक्टिन की, एमाइलोपेक्टिन की संरचना है, एमाइलोपेक्टिन की संरचना है। और अगर एमाइलोज की बात की जाए तो इसको अपन हटा देंगे तो आपकी एमाइलोज की संरचना, ये आपकी एमाइलोज की संरचना हो गई। अब अपन लास्ट देखते हैं इस टॉपिक का। जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो आपका टॉपिक है सेल्यूलोज, इसका लास्ट टॉपिक है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो आपका लास्ट टॉपिक है सेल्यूलोज, इसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सेल्यूलोज आपके सूती वस्त्र में 90% पाया जाता है, आपके कपास में पाया जाता है, कागज़ में पाया जाता है, कागज़ निर्माण में बहुत काम आता है। अगर सेल्यूलोज नहीं होगा तो आप लोग जो पेंटिंग देखते हैं, जो देखते हैं ना कागज़ से बनी हुई वस्तुएं, पुस्तक, किताबें, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा अगर सेल्यूलोज नहीं होगा। तो सेल्यूलोज भी एक प्रमुख तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट का, और इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। यह भी पहली बात क्या होता है? अनअपचायक होता है। यह भी क्या होता है? अनअपचायक होता है। जल में तो अविलय होगा ही, जल में अविलय होता है, जल में अविलय होता है। कैसा होता है? जल में अविलय होता है। अगर इसके बारे में लास्ट बात की जाए, सेल्यूलोज की अपन लास्ट में बात करें तो इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, वही इंपॉर्टेंट होता है। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से ही बनता है, लेकिन कौन से ग्लूकोज से बनता है? बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। बीटा डी ग्लूकोज पाया जाता है, बीटा डी ग्लूकोज पाया जाता है। और इसमें बंध कौन सा होता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। कौन सा होता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। लेकिन इसमें ग्लूकोज कैसी पाई जाती है? बीटा ग्लूकोज पाई जाती है। कैसी ग्लूकोज पाई जाती है? सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज पाई जाती है। इसकी संरचना भी आप आसानी से देख सकते हो। आपको कौन सी संरचना बनानी है? बीटा ग्लूकोज की संरचना बनानी है ऐसे, ठीक है। वो भी कैसी होगी? बीटा संरचना होगी, अर्थात OH ऊपर होगा, और इसमें भी कैसा होगा? OH ऊपर, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बंध बना लेंगे O आपस में ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी? ये कैसी संरचना होगी? बीटा ग्लूकोज, यहाँ भी ग्लूकोज और वहाँ भी क्या? ग्लूकोज। और ये भी ग्लूकोज का एक क्या है? बहुलक है। ग्लूकोज का क्या है? ये भी एक बहुलक। ये भी किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? ये भी ग्लूकोज से बनता है। और ये इस प्रकार से आपके
कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक ख़त्म सा हो चुका है, ख़त्म ही हो चुका है। लेकिन एक थोड़ा सा इन्वर्ट शुगर के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ मैं, इन्वर्ट शुगर के बारे में बता देना चाहता हूँ। छोटा सा टॉपिक है। अपन सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं? सुक्रोज आपका आता है, सुक्रोज की बात कर रहे हैं हम, सुक्रोज आपका, उसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं? इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं उसका रीज़न मैं बता देता हूं आपको। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा या प्रति, चेंज हो चुका हो उसके प्रति, ठीक है। तो सुक्रोज होता है आपका दक्षिण ध्रुवण घुणक। कैसा होता है? दक्षिण ध्रुवण घुणक। कैसा होता है? दक्षिण ध्रुवण घुणक होता है। लेकिन इसका जो मिश्रण होता है, सुक्रोज का मिश्रण होता है, वो क्या बनता है उसमें? एक तो ग्लूकोज और एक क्या बनता है? फ्रुक्टोज। क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और एक क्या बनता है? फ्रुक्टोज। और इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? वाम ध्रुवण घुणक। कैसा होता है? वाम ध्रुवण घुणक होता है, वाम ध्रुवण घुणक होता है। अर्थात ये डी होता है, प्लस होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये लेवो रोटेटरी होता है, एल होता है और माइनस होता है। सुक्रोज तो इन्वर्जन हो गया, इन्वर्ट हो गया, ये दक्षिण था और ये वाम हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सी शुगर होती है? इसका कारण भी वाम होने का कारण भी है, क्योंकि ग्लूकोज का होता है 52 प्लस में है, फ्रुक्टोज का कितना होता है? माइनस में 92। तो ज़्यादा कौन सा हुआ? ये एल माइनस होता है और ये डी प्लस होता है, 92, माइनस वाला ज़्यादा हुआ। इस कारण ये कैसी शर्करा होती है? इन्वर्ट शुगर होती है। कैसी होती है ये? इन्वर्ट शुगर, क्योंकि 92 माइनस का ज़्यादा है, फ्रुक्टोज का एल होता है, एल माइनस, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वाम ध्रुवण घुणक। और इसको क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। और आपको मैं थोड़ी सी एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वो और देख लीजिए। अपन नाम लिखते हैं तो एक वर्ड आता है डी और एक प्लस उसके आगे लगाते हैं। एक नाम लिखते हैं डी, एक लिखते हैं अपन एल और माइनस आता है उसके आगे, और एक होता है आपका कैपिटल एल है। इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ये तो होता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए प्लस, और ये आपका लेवो रोटेटरी अर्थात दक्षिणावर्त घूर्णन के लिए, और ये होता है आपका वामावर्त घूर्णन के लिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। अगर हम डी और एल की बात करें, डी और एल क्या होते हैं? एक सापेक्ष विन्यास होता है। सापेक्ष विन्यास मतलब गिल्सरी एल्डिहाइड में OH की स्थिति के आधार पे, OH राइट में है या लेफ्ट में। देखो गिल्सरी एल्डिहाइड का फॉर्मूला अपन लिखते हैं तो ये होता है OH और HCH2OH। तो अगर देखो इस पोजीशन में OH किस साइड है? इस साइड है, ठीक है, आपके राइट में है, ठीक है, आपके कौन सी पोजीशन में? राइट में है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? डी। अगर OH उस साइड होता, किस साइड होता? CHO, COH और HCH2OH, तो ये अब OH इस साइड है इस OH के, तो ये कैसा हो गया? L लेफ्ट में है और D राइट में है, इसलिए कौन सा हो गया? D। और ये कौन सा हो गया? L। अपन ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ग्लूकोज को D और L क्यों लिखा जाता है, वो भी देख लेते हैं। अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं तो CHO, OH और H, 3 नंबर कार्बन पे चेंज हो जाती है स्थिति OH की, OH, H और OH और H, CH2OH। अगर ये देखा जाए यहाँ पे देखो OH किस साइड है? इस साइड है, तो ये क्या हो गया? D। कैसा हो गया? D। तो ये कैसा हो गया? D होता है, D प्लस होता है, और ये कैसा है? D प्लस। D का मतलब अलग है, D, ये D देखो OH इस साइड है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? D दिया गया है। आपका इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके सभी इंपॉर्टेंट जो आपको फैक्ट थे मैंने सभी बता दिए हैं। कंपटीशन बेसिस पे या बोर्ड एग्जाम बेसिस पे, 12th की केमिस्ट्री की बेसिस पे देखा जाओ तो भी आप उसको सोल्व कर सकते हो आसानी से। थ्योरेटिकली या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो आसानी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर, लाइक और इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको बता देना चाहता हूँ इस टॉपिक के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का अगला 4th पार्ट, उसमें आएगा आपका न्यूक्लिक एसिड
उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो